देखो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट होलो सिलेंडर की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है, फाइनाइट की वजह से पूछा भी नहीं जाता और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे मेन अगर टॉपिक लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। ठीक है, इनफाइनाइट की वजह से ही हमारे सिलेबस में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी इनफाइनाइट पे आते हैं, फाइनाइट की वजह से क्वेश्चन भी नहीं आते और पूछा भी नहीं जाता। तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। ये क्या दे रखा आपको, होलो सिलेंडर है, इस इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है ये। क्या देखा आपको, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। ये एक्सिस है, इसका रेडियस जो है वो आर है। रेडियस क्या है इसका, आर। चाहिए इसमें करंट जो है वो ऐसे एंटर करता है यहाँ से, मतलब अंदर नहीं होता, यहाँ से एंटर करा इन वायर में से और इधर बाहर निकल जाता है। अंदर तो होलो है, समझ गए, यहां से करंट एंटर करेगा, होलो सिलेंडर है ये। क्या है, एक होलो सिलेंडर है, ऐसे इस तरीके से अंदर से क्या खाली है, होलो सिलेंडर है ये। क्या है, एक होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है। करंट यहाँ से एंटर करेगा जैसे बार बार और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ में आएगा किस तरीके से होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है। इस रेडियस क्या दे रखा है, इसमें आर दे रखा आपको। इसमें आपको चार जगह पे, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक होलो स्फीयर है तो उसमें चार जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो इसमें भी क्या पूछता है, चार जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछता है। एक एक्सिस पे, एक क्या पूछता है इसके एक्सिस पे, एक इनसाइड, एक इसके सरफेस पे और एक आउटसाइड। चार जगह पे क्या पूछता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछता है। इसमें देखो एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसकी, जीरो। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो एट एक्सिस जिसमें r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है, जीरो। स्मॉल r क्या होती है, उसकी एक्सिस सेंटर जो होगा इसका, ये सेंटर होगा इसके, इससे और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उनके बीच का गैप होता है। तो यहाँ पे एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्योंकि इसको देखो एक पिचका दो, क्या कर दो, इसको सिलेंडर को क्या कर दो, एक पिचका, तो ये क्या बन जाएगी, एक इनफाइनाइट वायर बन जाएगी। तो इनफाइनाइट वायर के एक्सिस पे जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है, करंट बार बार चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी क्या होती हैं, बार बार होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं होती, बाहर होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां नहीं होगी। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसमें जीरो। और अंदर के हर पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एट इनसाइड, सेंट एक्सिस पे एट इनसाइड, इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसमें जीरो होती है। आर लेस देन कैपिटल आर, आर लेस देन यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी, ये रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, लेस देन क्या है, कैपिटल आर के। स्मॉल आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर है, सॉरी। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक होलो इनफाइनाइट होलो सिलेंडर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और अंदर के हर एक पार्ट पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हर एक पॉइंट पे जीरो होगी। इसमें करंट जो है बार बार चलता है, ऐसे नीचे से एंटर करेगा, ऊपर से बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में करंट ऐसे जा रहा है तो ऊपर से भी एंटर करे नीचे, ये जरूरी नहीं है कि नीचे से एंटर करेगा ऊपर से बाहर निकल जाएगा, ऊपर से भी एंटर कर सकता है और नीचे से बाहर, ऐसे भी करंट चल सकता है और ऐसे भी करंट चल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और सरफेस, सरफेस की अगर बात करें, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के। ये बताओ, इसको एक चिप का पिचका दोगे, क्या कर दोगे, इसको एक सेंटर पे कंसंट्रेट मान लो, इसको
ये क्या हो जाएगी, एक इनफाइनाइट वायर हो जाएगी। इनफाइनाइट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r। इनफाइनाइट वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r। तो इसको अगर सेंटर पे कंसंट्रेट मान लोगे, जैसे हमने होलोस्फीयर के केस में करा था कि मान लो इस पे चार्ज दे रखा हमने q का और हमें सरफेस पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे, सारा सेंटर पे कंसंट्रेट मान लेते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k/r²। तो सेम इसमें इसको क्या कर लो, एक पिचका दो ऐसे होलो सिलेंडर, क्या बन जाएगी, एक इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r। तो सेम देखो ये था एक होलो इनफाइनाइट होलो सिलेंडर, इसको मैं ऐसे था, इसको ऐसे पिचका दूं तो क्या बन जाएगी, वायर, एक इनफाइनाइट वायर। और इस इनफाइनाइट वायर से एक सेंटर पे, तो देखो r डिस्टेंस पे अगर बात करो, मान लो यहाँ पे भी करंट, इसमें भी करंट जा रहा है, एक एवरेज वैल्यू होती है इसमें r। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, 0 है इस वायर की वजह से, तो यहाँ से लेके ये क्या है, पूरी 2r है, तो एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसमें, r होगी। जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो r की वैल्यू 0 है ना। आप किसकी बात कर रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ। मतलब जो आप बता रहे हो कि इनफाइनाइट वायर की वजह से डिस्टेंस, हाँ कितनी होती है, कितनी होती है, ये मान लो ये वायर दे दी मैंने, ये वायर दे दी, इसमें आई का करंट जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितनी होगी, डी डिस्टेंस दे दी मान लो, कितनी होती है। फॉर्मूला होता है एक वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे साइन अल्फा भी कितना है 90 और बीटा भी कितना है, तो ये भी इनफाइनाइट ही है, दोनों साइड इनफाइनाइट ही है, नीचे से ऊपर से। अगर ये सिर्फ एक साइड इनफाइनाइट होता तो आता ही नहीं ना, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर ही है हमारे सिलेबस में, ना फाइनाइट है ना सेमी फाइनाइट है। मतलब अगर वो वायर लाइक एक साइड से, तो उस केस में म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी होता है, करा था हमने। अगर फाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये एक फॉर्मूला होता है एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो इसमें एक एंगल 0 जाता है, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा क्या हो जाता है 90, तो आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4 पाई डी। और इनफाइनाइट वायर, तीन वायर, तीन प्रकार की, फाइनाइट, इन सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की वजह से कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई डी, अल्फा भी 90 होता है और बीटा भी 90 होता है, तो उस केस में कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। समझ गए, और कोई डाउट इसमें? अगर सेंटर पे कंसंट्रेट मान ले, क्योंकि हम मान लो इस पॉइंट पे निकाल रहे थे, तो आर की वैल्यू इसके लिए तो क्या हो जाएगी 0 हो जाती है, और यहाँ के लिए छोटे छोटे पीस करें तो यहाँ से क्या हो जाएगी 2r। तो एवरेज में डिस्टेंस जो है किसी पीस के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, तो एवरेज में डिस्टेंस क्या हो जाती है इसकी r। जब इसका डेरिवेशन प्रॉपर करते हैं तो बाय इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगता है, और बाय इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन होता है। जब आप सब्जेक्टिव क्लास करोगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस क्लास में, क्योंकि वो क्या है एक सब्जेक्टिव के आधार पे, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो। कभी भी कंपटीशन में हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया, तो मान लो ये दे दिया कि इसके ऊपर करंट इतना जा रहा है, रेडियस ये है, सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो हम पहले डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे उस फॉर्मूले निकालने के लिए। अगर हमें फॉर्मूला याद है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई r, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें टाइम बच जाएंगे। अगर डेरिवेशन करने लग गए तो 10 मिनट तो उसी में लग जाएंगे, समझे। तो यहाँ पे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r। और अगर आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड कितनी हो जाएगी, r स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। यहाँ पे स्मॉल r वेरिएबल है, यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू यही था r। और आउटसाइड की अगर बात करें, यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्मॉल r क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। कैपिटल R यहाँ पे रेडियस है, स्मॉल r यहाँ पे वेरिएबल डिस्टेंस है, एक्सिस से लेके और जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उनके बीच का गैप, ठीक है। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा इसमें, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई स्मॉल r, क्या हो जाएगी इसमें, सेंटर पे कंसंट्रेट मान लो इस पूरी वायर को, और इसमें r स्मॉल r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r।
एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। एक्सिस से लेके सरफेस तक जो जीरो रहती है, फिर एकदम से क्या हो जाती है, सरफेस पे एकदम से मैक्सिमम, और फिर क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। सेंटर एक्सिस से लेके सरफेस तक क्या रहती है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है, और सरफेस तक एकदम से क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, फिर सरफेस से आउटसाइड तक क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस लोगे उतनी ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अब इसमें बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालें, तो जैसे हम वायर और उसकी वजह से निकाल लेते, सेम इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे इसमें, ऐसे, ये नहीं अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है, यही है, तो ऐसे मतलब सॉरी अंदर नहीं होंगी इसमें, ऐसे बनेंगे इसमें बार बार, मतलब हाँ बार बार इस तरीके से, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऐसे इस तरीके से। ये एक सिलेंडर था, इसमें क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बार बार, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अगर करंट नीचे की तरफ चल रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है आपके पास, ऐसे, इसकी अब ये ऐसे चल रही हैं तो उसमें क्या होती है, फिर ऐसे हो जाती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हमने वायर के केस में निकाला था, तो इसमें भी डायरेक्शन क्या निकालोगे, उसी तरह क्लोज लूप ही बनाते हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, इसके बाहर बाहर होते हैं ऐसे। तो डायरेक्शन इसमें क्या होंगी, यहाँ से ऐसे एंटर करेंगे, अंदर से ऐसे बाहर, अगर करंट नीचे की तरफ चल रहा है तो ऐसे एंटर करती है और यहाँ से बाहर ऐसे चलती, फिर आगे समझ। यानी कि इसमें एक्सिस पे और इनसाइड के हर पॉइंट पे इनफाइनाइट होलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, सरफेस पे एकदम से बढ़ जाती है, और कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई आर, जो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है, सेम उसकी इसमें भी होलो सिलेंडर में भी सरफेस पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई आर, और आउटसाइड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। इसका ग्राफ भी बनता है होलो सिलेंडर का, बी वर्सेस आर का ग्राफ क्या बनेगा इसमें, बी वर्सेस आर का ग्राफ, बी वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बनता है इसमें। इसमें क्या होगी, जीरो होगी पहले तो, सरफेस पे क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी, और फिर ऐसे होती है, ये क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू स्मॉल r, और इस पे कितनी हो जाती है, मैक्सिमम एकदम से म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, r। ये जो ग्राफ है आगे इनफाइनाइट पे टच करेगा, क्योंकि r की वैल्यू कुछ भी कितनी भी ज़्यादा पुट कर दो, वैल्यू कुछ ना कुछ आती जाएगी, चाहे वो बिल्कुल कम आए, तो इसलिए क्या कहते हैं, इनफाइनाइट पे टच करेगा ये आगे ग्राफ, इनफाइनाइट पे टच करेगा आगे। ये क्या है, बी वर्सेस आर, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, एक्सिस से लेके जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उनके बीच का गैप है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जस्ट इनसाइड द सरफेस क्या होती है, 0, और एट द सरफेस या जस्ट आउटसाइड द सरफेस या सरफेस पे बोल दो, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई आर। सेम जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में होलोस्फीयर का जो ग्राफ बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ होलोस्फीयर, तो उसका ग्राफ भी क्या बनता है, इसी तरीके से बनता है। उसमें भी सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, और सरफेस पे क्या हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, k/r²। सेम इसमें भी सरफेस पे क्या होती है, एकदम से बढ़ती है, और कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई आर, और फिर डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्मॉल आर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी आप इसमें निकाल सकते हो, कैसे होगे आगे समझ।